कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो आज ये मानसून पहले आ गया, ये हमारे मौसम विशेषज्ञ आनंद शर्मा साहब यहां पर बैठे हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियां लगभग सत्य होती हैं। ये आपको बता चुके होंगे मेरे आने से पहले। नहीं, इनकी भविष्यवाणियां सत्य होती है, लेकिन सरकार कोई काम इनकी भविष्यवाणियों के आधार पर करती ही नहीं है। जल्दी ये मानसून जो है ये अभिशप्त है प्रदेश। करती है, निश्चित करती है। नहीं, निश्चित करती है। देखिए, आपदा अगर माना आपने 2 दिन पहले ये भविष्यवाणी करी कि 15 तारीख से लेकर के और 18 तारीख के बीच में भारी वर्षा होगी, तो एक दिन पहले सरकार कोई तैयारी नहीं कर सकती। सरकार को, कोई भी सरकार हो, मेरी पार्टी की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, सारी सरकारों को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सूर्यकांत जी, मैंने आपको सुना आपदा प्रबंधन से संबंधित मेहमान से बात की, मौसम विभाग के निदेशक साहब से बात की जी। मैं हैरान हूं, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तो नारा लगता था कि मैदान के हुक्मरान पहाड़ की पीड़ा नहीं समझते। ये नारा लगता था, ये चर्चा होती थी। विभाजन हो गया, आपका राज्य बन गया, उत्तराखंड राज्य बन गया। आप मौसम को नहीं बदल सकते, भूगोल को नहीं बदल सकते, लेकिन दुनिया भर में ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने मौसम और भूगोल से भी एक मिनिमम डिटरेंट तैयार कर लिया, न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर ली। नहीं तो आदमी रहेगा कैसे? उत्तराखंड में जो मैं देखता हूं, जो पीड़ा का कारण वो है हर मृत्यु पर शोक जताना, बस। और जो जिंदा बच जाए उस मृत्यु में अपने भाग्य से उसको 2-4 रोटी, पूड़ी, आलू की सब्जी जो बन पड़े सो दे दो, नहीं दो तो गंगा है वो सबको समाहित कर ही लेगी अपने में। ये जो भाव है, इस भाव पर आपत्ति होती है। मैं कहां कह रहा हूं कि हिमालय में कंपन नहीं होगा, होगा। उस कंपन को न तो मौसम विभाग के निर्देशक रोक सकते हैं, न आपदा विशेषज्ञ रोक सकते हैं, न कोई सरकार रोक सकती है। लेकिन उस कंपन से जो त्रासदी पैदा होगी, उस पर बैरियर लगाए जा सकते हैं। दुनिया भर ने सिखाया है कि बैरियर कैसे लगते हैं। हमने सारे दरवाजे खोल रखे, मंदिर डूब गए, देवी देवता डूब गए, लोग हाहाकार कर रहे हैं, जल प्रलय हो गया उत्तराखंड में। ये स्थिति आज अगर हमारे आपदा विशेषज्ञ को कहना पड़े तो भी मुझे इनकी बात सुनने में शर्म आती है कि ऐसी स्थिति 12 बरस बाद भी इनको सुझाव देना पड़ रहा है। और 12 बरस बाद भी धर्माना साहब, माफ करिएगा, आप मेरे मित्र हैं, मुझे इस बात को सुन के भी शर्म आती है कि जब आप कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष होकर कहते हैं कि हां अब उत्तराखंड को गंभीरता से सोचना होगा। ये पहले दिन क्यों नहीं गंभीरता से सोचा था? ये 12 बरस बाद अब सोचने की नौबत आई है, तो काम कब होगा? उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, द्वार जू में कट गए 2 इंतजार में। मर जाएंगे लोग, समाहित हो जाएंगे गंगा के उसमें, कोप में। और तीसरी बात कहूंगा, ये गंगा अलकनंदा आसी गंगा, ये जो रौद्र रूप प्रलय दिख रहा है ना, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। बहुत बड़ी सीमा तक, बहुत बड़ी सीमा तक जिम्मेदार हैं। विकास के नाम पर ऐसा मॉडल चुना जिसमें लूट, खसोट, भ्रष्टाचार, कदाचार सब शामिल हो गया। पहाड़ों की छाती आपने छलनी कर दी। झूठ कहूं तो टोकिएगा और रोकिएगा। पहाड़ खोखले कर दिए, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ के रख दिया, ध्वस्त कर दिया। दे बिल्डर को लाइसेंस, दे बिल्डर को लाइसेंस। न शेर को रहने को जगह दी, न चीते को दी। जिम कार्बेट के अगल बगल भी मकान बना दिए। बस चलता तो 2-4 होटल जिम कार्बेट के अंदर ही बना देते राजनेता। तो कहते ठीक है, जब राजनेता थक जाएंगे तो यहीं आके आराम कर लेंगे। आपका बस चलता, आप बीचों बीच गंगा 5 तारा होटल के लिए किसी को लाइसेंस दे देते। यह स्थिति हुई कि नहीं हुई? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है। प्रकृति सामान्यतः रौद्र रूप नहीं दिखाती। ये मां है, ये मां है, ये बच्चों को गोद में संभालना जानती है। ये जब रौद्र रूप दिखाती है तो मानकर चलिए उसमें गलती है। आपने उसके साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं किया। हजारों पर्यावरणविदों ने आपत्तियां जताई, लेकिन एक ही बात, हर पार्टी में एकता
खनन खोलो, पहाड़ तोड़ो, डायनामाइट लगाओ, बिल्डर को लाओ, हर पार्टी में एकता, ऑल पार्टी एकता उत्तराखंड में। तनख्वाह बढ़ाओ, और नहीं, वो अलग का विषय है। और करिए, और ऐसा विकास करिए, नदियों का गला घोट दीजिए, फेफड़े चोक कर दीजिए। यही होगा उत्तराखंड में। हम और आप मृत्यु का विलाप करने के लिए बचेंगे यहां उत्तराखंड में। मैं तस्वीरें देख रहा हूं, 30,000 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रहे हैं उस छोटे से स्टेट में। 30,000 से ज्यादा लोग। जी शर्मा जी बोलिए। देखिए, मैं एक चीज यहां ऐड करना चाहूंगा। जो ये अभी आपदा आई है उसमें एक दूसरा पहलू रखना चाहूंगा। जो आपका TH डैम बना है, ऊपर से जो पानी आ रहा था 13,000 क्यूसेक्स आ रहा है, तो उसमें और डैम से जो टेरी से छोड़ा जा रहा है सिर्फ 4,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। 9,000 जो है डैम रोक ले रहा है। यदि ये डैम अभी नहीं होता तो आपका 9,000 क्यूसेक और नीचे आता और ऋषिकेश और हरिद्वार में बहुत बड़ी आपदा आती। तो एक आज पहला एग्जाम्पल सामने आया है, एक डैम ने बहुत बड़ा काम किया है और पिछले दिन के अंदर और आज के दिन में 15 मीटर जो है डैम का लेवल बढ़ गया है। यदि इतना पानी डैम ना होता तो नीचे आता। तो एक चीज मैं यह कह रहा हूं, मैं पक्ष ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं डैम के पक्ष में, पर आज ये जो मल्टीपर्पज रोल जो है डैम का वो सामने आया है कि कितना बेहतरीन काम किया है डैम ने। अदरवाइज इतने बारिश के बाद इतना पानी यदि नीचे आ जाता तो ऋषिकेश और हरिद्वार में तराही तराही मच जाती। नहीं तो क्या इस तरह के डैम और बनाए जाने चाहिए और कहां कहां? आनंद शर्मा जी, आंकड़े उठाकर देखिए मरने वालों के। पिछले 3 वर्षों में मरने वालों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है आपदा में। मैं डैम बनाने के मैं उसमें नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूं कि ये पहला एग्जाम्पल। मैं डैम के हक में नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो आज जो नोट किया चीज उसके पक्ष में ये बता रहा हूं आज डैम ने कितना बड़ा रोल अदा किया है ना। अगर कोई चीज अच्छी है और कोई चीज अच्छा रोल अदा कर रही है, यानी कि उस चीज की जरूरत और ज्यादा होनी चाहिए। तो आप ही बता दीजिए कि और कहां क्रिएट किए जाए। पूरी गंगा को ही पाट दीजिए। नहीं, देखिए ये तो गौमुख से शुरू करिए और जहां तक आपका भौगोलिक इख्तियार है वहां तक। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं देखिए, फिर मैं देखूंगा कहां हिंदुस्तान रहेगा, कहां उत्तर भारत रहेगा, कहां लोग रहेंगे। आपको एनवायरमेंटल लॉज जो हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। एनवायरमेंटल लॉज जो है ऐसे इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इतना स्ट्रांग कि यदि कोई भी एनवायरमेंटल लॉज का उल्लंघन करता है तो उसके पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए विदाउट डिस्ट्रक्शन और लीस्ट डिस्ट्रक्शन। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब आप डेवलपमेंट करते हैं तो साथ में डिस्ट्रक्शन भी लेके आते हैं। आनंद जी, बाकी जगह पे देखिए हर जगह हो रहा है, गैस भी निकाले जा रही है। उत्तराखंड में बिल्डर्स लॉबी जो है ना लागू किया जाता है। बिल्डर लॉबी पर्यावरण के नियमों को अपनी जेब में लेकर घूमती है उत्तराखंड में। आज से नहीं, जब से बना तब से, जब से बना तब से। और राजनेता भी, चाहे उत्तराखंड में राजनेताओं ने बिल्डर लॉबी के समक्ष जब से उत्तराखंड बना तब से बिना शर्त समर्पण कर रखा है। बेच डाला पूरे सूबे को राजनेताओं ने, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हो, चाहे वहां नौकरशाह हो, सब एकदम फावड़ा लेके खनन में लगे हुए हैं। पूरे प्रदेश को बेचने की इसे कसम खा रखी है कि हम उत्तराखंड आएंगे इसीलिए कि सूबे को बेचेंगे, दम से बेचेंगे, जहां मौका मिलेगा वहां बेचेंगे, आम जनता की सुध नहीं लेंगे। धस्माना साहब कहें तो मैं गिना दूं, ये सूरत बदलनी चाहिए ना। बिल्कुल गिनाइए आप, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। ऐसा नहीं है, इस प्रकार से जो आप आरोप लगा रहे हैं पूरी बिरादरी के ऊपर जो आप आरोप लगा रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और निश्चित तौर पे इस राज्य में खनन की जहां आवश्यकता होगी वहां खनन होना चाहिए। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि खनन नहीं होगा, डीसिल्टिंग नहीं होगी। आज आधी जगह जो बाढ़ आने का कारण है वो वहां पर खनन में रोक के कारण है। हाँ। अगर खनन नहीं होगा, अगर साइंटिफिक तरीके से डीसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, हाँ। तो जो नदी का स्तर है वो ऊपर बढ़ेगा और बाढ़ आएगी। डीसिल्टिंग सुनिए, डीसिल्टिंग होना और खनन होना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक बात से सहमत हूँ, डीसिल्टिंग करना और खनन करना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं मान्यवर। अतुल जी, डीसिल्टिंग जो है खनन से ही होगा जी। डीसिल्टिंग खनन से नहीं होगा। खनन नहीं होना चाहिए क्या? बिल्कुल खनन बंद कर दें।
आप पूरे देश में कहते हैं कि खनन बंद हो जाए। अगर बिजली जी, पैदा होनी होगी तो आप कहेंगे उत्तराखंड में बिजली ना पैदा धसमाना जी, करिए। अगर खनन होगा तो उत्तराखंड में कितनी खनन मत बिजली करिए। पैदा कर ली आपने? कितनी बिजली पैदा कर ली? अहरे गैरों को, शराब बनाने वालों को बिजली बनाने का ठेका दिया, वो जमीन रातों रात 4 गुना ज्यादा दाम में अगले ने आगे बेच दी, प्रॉफिट लेके कंपनियां बाहर निकल गई, जम के बंदर बांट हुई, सीएजी की रिपोर्ट में ये बातें आई। जिन्होंने दिया था उनको हमने बेनकाब किया, अतुल भाई, जिन्होंने दिया था उनको हमने बेनकाब किया। जिन्होंने दिया आपने क्या बेनकाब किया साहब? वो तो मीडिया कर्मी ना होते उत्तराखंड में तो अभी तक प्रदेश बिक चुका होता। काम दिया था उनको बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई थी। धसमाना जी, एक बात कहूं बहुत अदब से जी, एक बात कहूंगा बहुत अदब से आपसे, आपने विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपनी सुविधा के साथ, बहुत चतुराई से अनुकूल सत्य की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। मेरा निवेदन ये है, उत्तराखंड में खनन माफिया कितना प्रभावशाली है इसके आंकड़े बताऊं, और कौन सा ऐसा राजनेता है उत्तराखंड में जिसकी खनन माफिया के साथ निजता की चर्चाएं नहीं है हवा में। किन खनन माफियाओं के जेब में हमारी सरकार है, आप बताइए। कौन सा ऐसा चेहरा बचा जिसके खनन माफियाओं के साथ रिश्ते हवा में नहीं तैर रहे उत्तराखंड में? और अगर ये नियम से काम करते होते तो फिर खनन माफिया शब्द क्यों पड़ता? तब तो इनको पर्यावरणविद कहा जाता, इनको सुंदरलाल बहुगुणा कहते हम, फिर तो हम इनको सुंदरलाल बहुगुणा कहते। अरे जो अधिकारी खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, डीआईजी स्तर के, आईजी स्तर के, आप रेंज ही खत्म कर देते हो कि 4 से घटा के रेंज ही 2 कर दो साहब, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। खनन माफियाओं से कहा, अरे साहब आप परेशान मत हो, आप जो जहां खोदना वहां खोदो, मैं हटा देता हूं उस अधिकारी को। बिल्कुल बिल्कुल गलत है, मैं आपके इस आरोप से सहमत नहीं हूं। ऐसा मैं बिल्कुल आरोप से, अरे उत्तराखंड में राम राज्य आ गया है, इस बात से सहमत हैं आप? के खिलाफ काम माना हमें साहब, सब ये अधिकारियों आरोप के मेरा बारे में नहीं, मालूम है। आपकी बिरादरी के लोगों ने लगाया आप पर ये आरोप, ये मैं थोड़ी ना लगा रहा। राम राज्य लाने वाली पार्टी दूसरी है ना, वो राम मंदिर लाने वाली पार्टी है, किसका आप आरोप राम लगाया? राज्य लाने वाले हैं। हाँ, हमारी पार्टी राम राज्य लाने वाली पार्टी नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूं, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कोई मिनिस्टर, वो खनन माफिया की जेब में नहीं है। हम लोगों ने जो भी काम करते हैं वो नियम के अनुसार करते हैं, और राज्य में कोई खनन माफिया ऐसा नहीं है जिस खनन माफिया को संरक्षण किसी भी प्रकार से हमारी सरकार के मुखिया ने दिया हो। चलिए हम सरकार की मुखिया से ही बात करेंगे। हमारे सहयोगी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी इसको से फोन में संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी एक बार फोन गया भी, हमने फोन जोड़ा भी, लेकिन तकनीकी वजहों से वो फोन कट गया। ऐसी जगह पर है जहां पे हमारी उनसे आवाज क्लियर बात नहीं हो पा रही है। हम अपने सहयोगियों से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करने की कोशिश कीजिए और हमारी और हमारे दर्शकों की, 23 करोड़ दर्शकों की बात कराइए। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले डॉक्टर आनंद शर्मा, योर फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, मेरा ये कहना है कि आपदा आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हाँ। और जब इस तरह की जो आपदाएं आती है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें इस तरह की मौतें होती हैं। बिल्कुल हमें और अच्छा करने की जरूरत है, डिजास्टर मैनेजमेंट और पुख्ता होना चाहिए। और आप देख लीजिए पूरे वर्ल्ड में जहां यूएसए में बेस्ट तंत्र है, वहां पे भी जब आपदा आती है तो उनके यहाँ भी कैजुअलिटीज होती है, वहां भी इश्यूज आते हैं। जापान में आप सुनामी आई, जबकि उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, शायद उतनी अच्छी बिल्डिंग ना होती तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती। तो एक प्रिपेयर्डनेस तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। वो प्रिपेयर्डनेस में हमें काफी जरूरत है, उस तरह की टेक्नोलॉजी लाना, कंस्ट्रक्शन लाना। और सबसे बड़ी बात जो है, नदी के इलाके में आपकी जो बसावट हो रही है, चाहे वो घर हो, चाहे रिजॉर्ट हो, चाहे होटल हो, वो बिल्कुल बंद होने चाहिए। ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं या नुकसान पहुंच रहा है या बिल्डिंग गिर रही है, वो बिल्डिंग्स है जिनको नदी के अंदर बनाया गया घुस। भाई साहब, जब आपकी सरकार के मुख्यमंत्री, नदी के लिए जब आपकी जब आपकी सरकार के मुख्यमंत्री विचलन के अधिकार का इस्तेमाल करके जमीन डूब क्षेत्र की जमीनों की रेवड़ियां बांटेंगे तो हमारा आप क्या करते रह जाएंगे?
एक मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को डूब क्षेत्र की जमीन तोहफे में दे दी। देखिए पहले विचलन के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोई क्या कर लेगा? हम और आप चीखते रहेंगे, चैनल्स पर बैठेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, अपने अपने घर चले जाएंगे, जनता ऐसी मरती रहेगी। जी आनंद शर्मा जी। हट गया।